in hydrogen atom, the de Broglie's wavelength of electron in the second Bohr orbit, right? तो सेकेंड बोहर ऑर्बिट में आपको वेवलेंथ बतानी है कितनी है, और आपके पास यहाँ पर रेडियस गिवन है वही 53 पिकोमीटर जिसे मैं अक्सर बोलता हूँ। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपको फोर्थ से मल्टीप्लाई इसको करना होगा, क्योंकि ये आप फोर्थ के लिए सेकेंड के लिए निकालेंगे, तो इसका ये जो है 53 का जस्ट आप 4 टाइम्स आप निकाल लेंगे तो ऑलमोस्ट आएगा 211 पिकोमीटर। अब क्योंकि हमें निकालना ही इसमें से वेवलेंथ है, और हमारे पास जो रिलेशनशिप होता है वो होता है m टाइम्स v टाइम्स दी r, इट इज़ इक्वल टू NH/2π, राइट। ये आपके पास रिलेशन है, ओके। और n की वैल्यू हमारे पास सेकेंड बोहर ऑर्बिट है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ऑब्वियसली हमारे पास ये सारा कुछ सॉर्ट आउट होने के बाद जब n को मैं यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये हो जाएगा h/π, ओके। और इसमें जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ के लिए हमने ये रिलेशनशिप पढ़ा, लैम्डा इक्वल्स टू h बाय मास टाइम्स दी वेलोसिटी, राइट। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपके पास यहाँ से जो h है वो आता है लैम्डा टाइम्स मास इनटू दी वेलोसिटी, और ऊपर की इक्वेशन से भी आप यहाँ से h कैलकुलेट कर सकते हैं कि h की वैल्यू है mvr टाइम्स दी पाई विच इज़ इक्वल टू h, और सेम ही h हमारे पास यहाँ पर इक्वल है लैम्डा टाइम्स दी मास टाइम्स दी वेलोसिटी, राइट। सो अगर यहाँ देखेंगे तो आपके पास m टाइम्स v कैंसिल आउट हो जाता है एंड वी आर लेफ्ट विद जस्ट लैम्डा इक्वल्स टू r टाइम्स दी पाई, ओके। तो इसलिए इसका जो हमारा आंसर होना चाहिए वो है कि आपका जो रेडियस है दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दी पाई एंड इट विल गिव यू द वेव लेंथ, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास 211 तो पहले आ चुका था रेडियस की वैल्यू, बस इसके साथ हमें पाई देखना है और इस करके इसका आंसर होगा बी। इसी इक्वेशन में बेस्ड आपके पास यहाँ पे गिवन है एक 0.66 किलोग्राम की बॉल है जिसकी स्पीड दे रखा है 100 मीटर्स पर सेकेंड और सभी कुछ SIs में है। तो आपको यहाँ पे वेवलेंथ निकालना है, राइट। सो वेवलेंथ की इक्वेशन बहुत सिंपल है, अभी हमने कहते हैं h/m टाइम्स dv एंड वी नो द मास एंड वेलोसिटी, ओके। सो जस्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी वैल्यू 6.6 से मैं इसको लिखूंगा 10⁻34 डिवाइड बाय 0.66 टाइम्स 100। तो बेसिकली नीचे आ जाएगा आपके पास 66, तो आप ऊपर भी इसको 66 कर लीजिए और यहाँ पे 10 की पावर -35 कर लीजिए एंड सी द आंसर, इट इज C1। ये क्वेश्चन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी बेस्ड है कि आपको अनसर्टेनिटी निकालनी है वेलोसिटी की। तो जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशन बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पे जो आपके पास डेल्टा P टाइम्स जो डेल्टा x है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h/4π, राइट। और जो p है इस p को मैं लिख सकता हूँ मास टाइम्स द डेल्टा v। तो मुझे इसमें से कैलकुलेट क्या करना है, केवल डेल्टा v, राइट। लेकिन यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो अनसर्टेनिटीज है पोजीशन और मोमेंटम की वो इक्वल है, राइट। तो पोजीशन हो गया डेल्टा x और मोमेंटम हो गया डेल्टा p, यानी कि डेल्टा x और डेल्टा p जो है सेम ही वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे अगर इसको ऐसा लिख लेता हूँ कि डेल्टा p और डेल्टा x को भी अगर मैं डेल्टा p सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो यहाँ पर डेल्टा p का हो जाएगा स्क्वायर और ये आ जाएगा h/4π, ओके। अब डेल्टा p है हमारे पास, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे कि जो मास टाइम्स द डेल्टा v इसका होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू h/4π, ओके। तो मुझे यहाँ से डेल्टा v कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा h/4π और साथ में m का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट, और ये इसके इक्वल नहीं आएगा, ये आएगा डेल्टा v के इक्वल, ओके। आप देख सकते हैं कि कम से कम एटलीस्ट 4 का स्क्वायर रूट 2 और m का स्क्वायर रूट m स्क्वायर का स्क्वायर रूट m, तो एटलीस्ट इसका आंसर C ही सही लगेगा क्योंकि 2 और किसी में भी स्क्वायर रूट के बाहर नहीं है, राइट। वेल ये क्वेश्चन जो है बेस्ड इसी तरीके से है, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन में गिवन है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी पोजीशन में और एक अनसर्टेनिटी मोमेंटम में आपको गिवन है कि जो अनसर्टेनिटी है ये मोमेंटम में है, मतलब ये हो गया डेल्टा P की वैल्यू, और अनसर्टेनिटी उसके वेलोसिटी में आपको पूछा गया है कितना होगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको अनसर्टेनिटी मोमेंटम में गिवन है। अब मोमेंटम है क्योंकि मास टाइम्स द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो मोमेंटम की अगर अनसर्टेनिटी गिवन है और आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है
तो ये बहुत ही सिंपल है इक्वेशन, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम टाइम्स द डेल्टा वी एंड वी नीड टू कैलकुलेट दिस डेल्टा वी। सो आपके पास जो डेल्टा पी की वैल्यू है मीन्स 10⁻18 डिवाइड बाय द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट। सो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे ध्यान से देखना कि मैं इसको 10⁻28 लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो चीज़ ऑलरेडी सीजीएस में गिवन है, तो मैंने इसकी वेलोसिटी सॉरी जो इसका मास है वो भी मैंने -31 से इसके डेसिमल को एडजस्ट किया, राइट। और यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन आएगा 1/9, अब देखिए 1/9 कितना आता है, ऑलमोस्ट 1.1 ही आता है। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आएगा नंबर 10⁹ सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेट अस सी द ऑप्शंस। ओके, सो इट इज़ सी। तो इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पूछा गया है अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ द वेलोसिटी। आपको डेल्टा वी कैलकुलेट करना है, मास इलेक्ट्रॉन का, प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये जो चीज़ दे रखा है कि इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इज दिस, तो ये चीज़ आपको होगा डेल्टा एक्स। ओके, अब क्योंकि हमारे पास रिलेशनशिप बहुत सिंपल है, ये है एम डेल्टा वी टाइम्स द डेल्टा एक्स, और इसको हम इक्वेट अगर कर देते हैं h/4 के लिए, जो कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, तो मुझे केवल यहाँ से डेल्टा वी कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा वी हो जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे कि डेल्टा वी आना चाहिए h/मास टाइम्स द डेल्टा एक्स, राइट। और बाकी जो 4 है तो 4 एज इट इज़ रह जाएगा, राइट। सो अगर इन वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करें तो आप देखेंगे कि जो h है दिस इज ऑलरेडी कांस्टेंट, m इज अगेन कांस्टेंट, 4 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, एंड एक्सेप्ट डेल्टा एक्स एवरीथिंग इज कांस्टेंट बेसिकली, राइट। सो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है। और यहाँ पर जो बेसिकली अनसर्टेनिटी आनी चाहिए वो होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, और इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो होती है करीब करीब 10 लाख मीटर पर सेकेंड के रेंज में आती है। ऐसा फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ाया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो फ्री वेलोसिटी है वो इसके रेंज में आती है। अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी वैल्यूज़ का सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करके तब यहाँ पर पहुँचेंगे। पर फिर भी एक बात है कि आप डेल्टा एक्स को छोड़ दीजिए और बाकी वैल्यूज़ को आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास ये नंबर ऑलरेडी आ जाएगा, एटलीस्ट ये नंबर आ जाएगा डिजिट। बाकी रेस्ट जो है वो है वैल्यूज़ पावर की, राइट। वेल ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और इस केस में भी आपको देखिए कैलकुलेट करना अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, आपको ये बताना है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हो सकती है। तो यहाँ पर आपके पास डेल्टा एक्स आपको फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा डायरेक्टली इक्वल्स टू h/4 पाई टाइम्स जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है विच इज़ द डेल्टा पी, राइट। अब मुझे लगता है कि इसमें सारा कोई बाकी मैथमेटिकल है, तो आप मैथमेटिक्स इसकी सॉल्व करके इसके ए पे आ सकते हैं। ये नहीं कि आपको एटलीस्ट h/4 पाई की वैल्यू अगर याद है या आपने इसको पहले से ही प्री कैलकुलेट कर रखा हुआ है, ये आपके बुक में आंसर शीट पे गिवन है, तो आप देखेंगे कि जो डेल्टा पी है इसको सॉल्व करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 10 की पावर्स के टर्म्स में ही है। अगला क्वेश्चन है डी ब्रॉयज वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, राइट। और इसकी इक्वेशन बहुत सिंपल है, h/मास टाइम्स द वेलोसिटी। अब देखिए मास पार्टिकल का दे रखा है 1 ग्राम, 1 ग्राम का मतलब मैं इसको सीधा लिखूंगा 10⁻³ किलोग्राम, राइट। तो मैंने इसको यहाँ पे पहले ही SI में कर दिया, और यहाँ पे वेलोसिटी है 100 मीटर्स पर सेकेंड। तो अगर आप इसको दोनों को सॉल्व कर देते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई दिस बेसिकली, तो यू गेट 10⁻⁻1, एंड व्हाट वी गेट इफ वी डिवाइड h/10⁻⁻1। तो h की वैल्यू में ऑलरेडी 10⁻34 है, सो आपके पास एक 10 ऊपर जाएगा, और ये 10⁻33। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता नहीं इसको सॉल्व करना भी पड़ेगा हमें। यहाँ पे आपको गिवन है पोजीशन of an electron and a helium atom, they are known by this value, means कि ये है डेल्टा एक्स इलेक्ट्रॉन के लिए भी और एटम के लिए भी, और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन विद दिस अनसर्टेनिटी। अब यहाँ पे मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पूछा गया है कि मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द हीलियम एटम इज। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो ये है, आप देखते हैं कि जो अनसर्टेनिटी है इलेक्ट्रॉन के लिए और एटम के लिए वो दोनों की सेम ही है, सेम ही रेंज में जा रहे हैं, ठीक है। इसका साफ मतलब हो गया कि अगर इनकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन भी सेम है, और हमें ये इक्वेशन पता है कि h/4 पाई ही होना चाहिए, और ये है डेल्टा एक्स टाइम्स द डेल्टा पी,
राइट। तो अगर डेल्टा एक्स सेम है और प्रोडक्ट क्योंकि कांस्टेंट ही रहना चाहिए, तो ऑब्वियसली जो डेल्टा पी है वो भी सेम होना चाहिए। तो इसी वजह से यही आपके पास अनसर्टेनिटी होगा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन में, और यही होना चाहिए एटम में भी। इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन में, जिसकी वेलोसिटी ये है, राइट। तो आपको अनसर्टेनिटी निकालना है उसके पोजीशन में। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो 3 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, राइट। और आप देखेंगे कि ये सब कुछ सीजीएस में है, इलेक्ट्रॉन का मास भी सीजीएस में है और आपके आंसर्स भी सीजीएस में है, एच की वैल्यू भी सीजीएस में है। सो नो नीड टू कन्वर्ट एनी वैल्यूज़। अब अगर आपके पास वेलोसिटी गिवन है और यहाँ पे ये बता रखा कि इट इज़ नोन टू दिस परसेंटेज, तो सबसे पहले तो मैं इसका डेल्टा वी कैलकुलेशन करके लिख देता हूँ। यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 3 × 10⁴, ये हो गया वेलोसिटी, और ये हमें नोन है 0.001%, राइट। तो आपके पास ये आ जाता है डेल्टा वी की वैल्यू, ओके, जो कि आता है 0.3। अब सारा मसला ये रहेगा कि आपके पास अनसर्टेनिटी पोजीशन पोजीशन में क्या होगी। तो आपके पास बड़ा सिंपल एक्सप्रेशन है, डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू h/4 पाई, इतना तो होना ही चाहिए। और यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन टाइम्स दी डेल्टा वी। सो मैंने आपको पहले बताया कि आप इन सब चीज़ों को सॉल्व करके रख लें अपने पास, क्योंकि बार बार आपको परेशान करेगा। तो जैसे आप डेल्टा वी की वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.3, तो आपके पास इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर आएगा वो आएगा 1.93। बाकी सारा सॉल्व करना वो आपका मैथमेटिकल पार्ट है, जिसे कि आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में अगर टाइम आपका सेव होगा तो वो टाइम आपका इस तरह के इजी कैलकुलेशन में यूटिलाइज हो सकता है, कंपनसेट हो जाएगा बेसिकली। क्योंकि पूरा एग्ज़ाम जो है आपका न्यूमेरिकल से नहीं भरा पड़ा होगा, राइट। पूरा पेपर न्यूमेरिकल से नहीं भरा होगा, ओके। वेल, क्वेश्चन नंबर है 35। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है विच डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपको ये बताना है कौन सा पार्ट हाइड्रोजन एटम का नहीं है बोहर मॉडल के लिए। तो एक तो है कि बोहर मॉडल में एनर्जी यहाँ पे दे रखा है कि दीज आर क्वांटाइज्ड, तो यस दे वर क्वांटाइज्ड। और इलेक्ट्रॉन्स इन दी ऑर्बिट नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज़ लोवेस्ट एनर्जी, परफेक्टली ये बात भी सही है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, ये बात भी सही है। अब देखिए 3 बातें सही होगी, तो कम से कम जो 4th बात है ये वाली बात, ये आपकी गलत होनी चाहिए। अब इसको चेक मैं नहीं कर रहा हूँ, बस ये गलत होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन आपके पास क्वांटम मैकेनिकल से है, एनर्जी लेवल से है, अफबा प्रिंसिपल, और आपको बताना है कि इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, सबसे पहले आपको बताना हाईएस्ट एनर्जी किसका होगा। तो हाईएस्ट एनर्जी के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि इसका जो लेवल है n+l का वो क्या होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि SPDF के लिए जो n+l की वैल्यू है वो बहुत ही सिंपल है। इसके लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 एंड F के लिए 3। तो यहाँ पे 4D है, मीन्स कि 4 और 2 6, 5P मीन्स कि 5 और 1 6, 5F मीन्स 5 और 3 8, 6P मीन्स 6 और 1 7। तो सबसे हाईएस्ट होना चाहिए 5F, राइट। उसके बाद 6P। तो आप देखेंगे कि 5F और 6B के केवल यही 2 ऑप्शन हैं। और अगर आपके पास n+l सेम हो जाता है तो हायर एनर्जी उसकी होगी जिसका n हायर है, यानी कि 5P हायर होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास ऑप्शन होगा B। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें पूछा गया 3 एंगुलर नोड और 3 ही टोटल नोड ये किस में होंगे। सो n का इक्वेशन है हमारे पास n-l-1। और अगर हम देखें कि हम आपके पास जो एंगुलर नोड्स हैं, ये जो एंगुलर नोड्स हैं ये वाले एंगुलर नोड्स, राइट, या इसको हम कह सकते हैं कि जो प्लेनर नोड्स हैं इसकी सिंपल वैल्यू होती है l के बराबर होता है। जितने भी आपके पास ये नोड्स होंगे, ये नोड्स जो हैं वो आपके हमेशा l के बराबर ही होंगे, जिसको कि हम बोलते हैं एंगुलर नोड, राइट। और आपके पास जो ये टोटल नोड्स हैं, टोटल नोड की इक्वेशन बहुत सिंपल है, वो होता है n-1, राइट। तो ये है टोटल नोड और एंगुलर नोड होते हैं l। तो आप देखेंगे कि किस केस में आपके पास 3 एंगुलर नोड होंगे। जस्ट लुक एट द वैल्यू ऑफ द l। तो 4F ही है, क्योंकि 4F में F के लिए जो L की वैल्यू है वो है 3, ओके। तो इसमें 3 एंगुलर नोड हो जाएंगे और 3 ही टोटल नोड भी हो जाएंगे, ओके। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे n-1 करूँगा तो ये 4-1 विल मेक इट 3, राइट। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग,
राइट। सो आपको रॉन्ग सेलेक्ट करना, बहुत ध्यान देना है कि रॉन्ग सेलेक्ट करना, राइट नहीं सेलेक्ट करना आपको। तो पहला है कि द टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज 0। यस, इट इज करेक्ट, राइट। An orbital is designed by 3 quantum numbers while an electron in an atom is designated by the 4th quantum number. Yes, orbital में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम 4th स्पिन क्वांटम नंबर से डिज़ाइन करते हैं। ओके, अब आप ज़रा देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए सी है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, आपको एक गिवन है। अब देखिए इसमें यहाँ पे गड़बड़ी हो गई क्योंकि ये हर्ट्ज़ रूल के अगेंस्ट जा रहा है ना। हर्ट्ज़ रूल के अकॉर्डिंग है कि जितने भी ऑर्बिटल्स हैं इक्वल एनर्जी वाले हैं, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, दे शुड बी सिंगली ऑक्यूपाइड विद पैरेलल स्पिन, नॉट एंटी पैरेलल स्पिन। सो ये स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन करेक्ट है। अगेन सेम ही क्वेश्चन है, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा ई टाइम्स डेल्टा ए। ये बिल्कुल सही एक्सप्रेशन है, ये शायद आपने क्लास में पढ़ा होगा। एक होता है मास टाइम्स द डेल्टा वी टाइम्स द डेल्टा एक्स, इट इज इक्वल टू, और ये मास और पोजीशन मोमेंटम एंड पोजीशन में है अनसर्टेनिटी, और सेम ही एनर्जी एंड टाइम का भी कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर भी अनसर्टेनिटी सेम ही वैल्यू रखती है। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड दे हैव जनरली ग्रेटर स्टेबिलिटी। यस, दिट इज अगेन करेक्ट। एनर्जी ऑफ 2s इज लेस देन 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन। नो, इट इज नॉट लेस बिकॉज दीज आर जस्ट ऑफ इक्वल एनर्जी, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, राइट। सो इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो सी है और हमारे लिए सही ऑप्शन भी सी है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इक्वल्स टू 3 एंड l इक्वल्स टू 1, राइट। तो अगर n 3 है और l 1 है, राइट, तो n 3 का मतलब थर्ड और l 1 का मतलब हो गया ये 3p की बात हो रही है। और यहाँ पूछा जा रहा है कि वो एक ऑर्बिटल में, यहाँ पूछा ये सबशेल नहीं ऑर्बिटल है, तो ऑर्बिटल में आपके पास कुछ भी एन एल की वैल्यू है, इट इज जस्ट 2 बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑर्बिटल में, दैट्स ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलॉन्ग द एक्सिस। तो अलॉन्ग द एक्सिस वो है जिनके में आपको स्क्वायर वाली नोटेशन मिल रही हैं, डी जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो इनका एक्स एंड वाई के अलॉन्ग है, इनका जी के अलॉन्ग होगा। Two electrons occupying the same orbital are distinguished by spin quantum number. Very easy question. Which of the following is the correct order of increasing, right, not decreasing, energy of the orbitals in case of the titanium? Well, titanium हो या कोई और भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपको increasing order of the orbitals बताने हैं, राइट। तो इसका सबसे सही ऑप्शन होगा केवल सी, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, देन 3d। अब यहाँ पे 4s को पहले ही दे रखा है, यहाँ पर 3d के बाद 4s दे रखा है, यहाँ 4s यहाँ डाल रखा है, तो ऑब्वियसली ये बहुत ही गलत आंसर है। थोड़ा सा भी पढ़ने वाला जो स्टूडेंट होगा उसे समझ में आ जाएगा कि इसका ऑप्शन सी है और ये बहुत ईजी है। वेल, क्वेश्चन 44 बहुत ईजी है। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन +2 विच इज 6 बेसिकली, विच इज 6 एंड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच आर द फॉलोइंग। तो पहला तो ऑप्शन बिल्कुल सही है कि डी के में है तो डी बराबर रहेंगे। नियॉन में 2p फील होता है तो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है, राइट। और अब अगर आप मैग्नीशियम देखें तो मैग्नीशियम में 1s है, 2s है और 3s है, तो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब आपके पहले 3 ऑप्शन में तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑब्वियसली 4th ऑप्शन होगा जिसमें नहीं होगा, क्योंकि p इलेक्ट्रॉन वैसे भी क्लोरीन के हैं तो इसमें 5 ही होते हैं, राइट। p में 3p में 5 होते हैं, और अगर आप 2p और 3p दोनों को जोड़ लेंगे तब भी ये 6 से ज़्यादा ही हो जाते हैं, पर 6 नहीं होते। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल इट इज इक्वल्स टू, राइट। सो हमारे पास इक्वेशन है l टाइम्स द l+1 एंड होल स्क्वायर रूट, और इसके बाहर है डायरेक्ट कांस्टेंट विच इज नोन एज h स्क्वायर और h बार, राइट। सो आपके पास l की वैल्यू देखना, d के लिए l की वैल्यू होती है बेसिकली 2, सो यू पुट है 2 एंड 2 टाइम्स द 3 मीन्स 6, राइट। सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। वेल, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको पूछा गया मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं जिनके पास ये पर्टिकुलर क्वांटम नंबर। आप देखेंगे कि अगर m की वैल्यू सिंगल वैल्यू गिवन है तो ऑब्वियसली उसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा, इसका n और l से कोई कनेक्शन ही नहीं है। इफ m है सिंगल वैल्यू ना कि जीरो वैल्यू, सिंगल वैल्यू में सिंगल ऑर्बिटल। अब देखिए भी क्वेश्चन वैसी है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं।
अब आप फिर से देखेंगे एन एल से कोई मतलब नहीं, आपके पास m की फिर से सिंगल वैल्यू है, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल ऑर्बिटल्स. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई सिंगल ऑर्बिटल? ओनली 2. वेल द आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम, ये बड़ा ही सिंपल है, एक्सेप्शनल केस है इसका, राइट. और इसका आंसर है 4f7, राइट. अगर आपको नहीं पता तो आप जान लीजिए, गैडोलिनियम एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन रखता है. जैसे कि क्रोमियम में 3d5 होता है, तो गैडोलिनियम में जिसका कि एटॉमिक नंबर 64 है, इसके अंदर 4f7 होता है. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब शेल, अब देखिए बात सब शेल की हो रही है, विद L3 एंड N4. अब देखिए आपकी नज़र आपको L पे होना चाहिए. L3 का मतलब ये f ऑर्बिटल हो गया, तो अगर f है तो इसमें हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, और 7 ऑर्बिटल का मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने? केवल 14. 7 टाइम्स 2 14, राइट. सो नाउ लास्ट क्वेश्चन. रुबीडियम के लिए आपको करेक्ट सेट बताना है. रुबीडियम मतलब कि जिसके पास है 5s1. सो अब ये कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होनी चाहिए. 5 मतलब N5 होना चाहिए और L की वैल्यू 0 होनी चाहिए. सो 5 ये C आ गया आपके पास ऑप्शन बस, राइट.